ओके निकल। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज चैप्टर अपना ग्रेविटेशन। ओके, ये एक बड़ा चैप्टर है और एग्ज़ाम में तो पूछा ही जाता है। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें रही हैं इस बार ये पेंडेमिक की वजह से हटा दी गई हैं, जो कि हुआ करता था आपका ग्रेविटेशन का वेरिएशन। ठीक है ना, फिर भी देखेंगे, हम पूरा करेंगे चैप्टर, जो भी चीज़ें आती हैं वो हम करेंगे। ओके, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला पार्ट इसमें रिमूव किया गया है, बट अपन पूरा करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। व्हाट डू यू मीन बाई ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी? ग्रेविटेशन और ग्रेविटी से आप क्या समझते हैं? ठीक है, ठीक, देखिए ग्रेविटेशन क्या होता है। इट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। इट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट ऑफ द यूनिवर्स। भाई आपके हाथ में पत्थर है, आपके हाथ में पत्थर है और ये बड़ी अर्थ है, तो दोनों के बीच में एक फोर्स लगा करता है, समझ गए ना? दोनों के बीच में फोर्स है। आपके हाथ में पत्थर है और ऊपर जो है जुपिटर प्लैनेट है, यकीन मानिए इनके और इनके बीच में एक फोर्स लगा करता है, समझ गए ना? तो दुनिया के हर एक मास का दूसरे मास के साथ एक फोर्स लगता है, जिस फोर्स को, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बोलते हैं ग्रेविटेशन। ठीक है ना? हाँ, जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बोलते हैं ग्रेविटेशन। अब जैसे एक पत्थर है और दूसरा पत्थर है, तो ये भी एक दूसरे को खींच रहे होते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। बट यदि आप एक कोई ऑब्जेक्ट ले लेते हो और दूसरा कोई प्लैनेट ले लेते हो, क्या ले लेते हो? प्लैनेट। ठीक ना, है ना, ये प्लैनेट ले लेते हो, उस समय अगर कोई ऑब्जेक्ट है दूसरा कोई प्लैनेट है, तो उस समय दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा वो कहलाएगा ग्रेविटी। क्या बोलेंगे? ग्रेविटी। जैसे हम बोलेंगे कि जैसे हम हैं या कोई मान लो मास है, तो हम कहेंगे ये ग्रेविटी ऑफ अर्थ में है। किसमें है? ग्रेविटी ऑफ अर्थ में है। जैसे हमारा सैटेलाइट मून जो है वो अर्थ की ग्रेविटी में है। किसकी ग्रेविटी में है? अर्थ की ग्रेविटी में है, इस वजह से वो मोशन कर रहा है। समझ में आया ना? इस वजह से मोशन कर रहा है। तो ग्रेविटी का मतलब क्या होता है? ग्रेविटी, इफ आउट ऑफ टू ऑब्जेक्ट वन ऑब्जेक्ट इज अ प्लैनेट और नेचुरल सैटेलाइट। जब कोई एक ऑब्जेक्ट जो है प्लैनेट हो या नेचुरल सैटेलाइट हो, देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम इज नोन एज ग्रेविटी। ठीक है ना? जैसे मैं बोलूंगा ये पत्थर क्यों गिर रहा है नीचे की तरफ, तो आप कहोगे सर ड्यू टू ग्रेविटी। ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी ज्यादा क्लियर करना है सर, ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ मतलब ग्रेविटी स्पेसिफाइड है जब आपके पास एक मतलब प्लैनेट खींच रहा हो, समझ गए ना? और आप यदि दुनिया की कोई बॉडीज के लिए कहेंगे कि दो मास क्या है इनके बीच में, यू विल से ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन सब के लिए एंड ग्रेविटी प्लैनेट एंड सैटेलाइट के लिए, समझ गए? प्लैनेट एंड नेचुरल सैटेलाइट के लिए ग्रेविटी। ग्रेविटेशन यूनिवर्स में। हाँ, ठीक है ना? जैसे जो समुद्र की जो सी वेव्स बनती हैं वो चांद की ग्रेविटी के कारण बना करती हैं, है ना? जो मून होता है ना, उनको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, समझ गए? इसकी वजह से वो सी वेव्स बनती है, हाई टाइड आता है। ओके, चलिए तो ये अपना इंट्रोडक्शन यहाँ से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। यस, पढ़िए बेटा। सेकेंड लॉ, स्टेट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। As per this law, a force of attraction acting in between any two objects is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the square distance between them. बिल्कुल सही। तो F is proportional to m1 m2 and F is inversely proportional to r का स्क्वायर। बेटा ये पहला है और ये दूसरा है, ठीक है ना? हाँ, 2 मार्क्स का इंपॉर्टेंट ही है ना? तो एज पर दिस लॉ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कोई भी दुनिया के दो बॉडीज हैं, है ना, बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, कोई भी दो ऑब्जेक्ट है ना, तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं बेटा, कांस्टेंट आता है F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा ना, है ना? G इज द कांस्टेंट, इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, है ना? G की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम। अब सवाल उठता है G को डिफाइन कर दो। तो G को डिफाइन करने के लिए बेटा थोड़ा सा मेहनत करते हैं।
फॉर्मूला क्या बनाएंगे बेटा, एफ आर स्क्वायर अपॉन एम वन एम टू मल्टीप्लाई में है बेटा। एफ को भी 1 ले लो, ये भी 1 ले लो, नहीं एफ को 1 मत लो, आर को 1 ले लो, एम को 1 ले लो, एम टू को 1 ले लो। मतलब 2 बॉडीज हैं आपके पास 1-1 किलोग्राम की और दोनों 1 मीटर की दूरी पे रखी हुई हैं। तो इसको 1 कर दिया, इसको 1 कर दिया, इसको 1 कर दिया, दैट टाइम जी इक्वल टू किसके आ गया, एफ के इक्वल आ गया। तो उस समय उन पर जो फोर्स काम करेगा उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू किसके इक्वल होगी, जी के। समझ गए ना। सो डिफाइन जी when two bodies each of mass 1 kilogram are kept 1 meter apart, then force of attraction between them is equal to g, and this is equal to 6.67 into 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन। समझ में आया, क्लियर है। यस, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। बेटा अभी याद कर लो, अर्थ के सेंटर, अर्थ की सरफेस पर जी सबसे ज्यादा होता है। ऊपर जाते हैं तो जी घटता है, सरफेस पे मैं सरफेस पे, जैसे हम लोग बैठे हैं सरफेस पे, जी सबसे ज़्यादा होता है। ऊपर जाते हैं बेटा तो जी घटता है, नीचे जाने पर जी घटता है। समझ में आया, ऊपर जाने पर भी जी घटता है और नीचे जाने पर जी घटता है। सवाल होता है सर ज़्यादा तेज़ी से कहाँ घटता है, ऊपर जाने पर ज़्यादा तेज़ी से घटता है और नीचे जाने पर स्लोली घटता है। मगर आप अगर सेंटर पे आओगे तो सेंटर पर ग्रेविटी कितनी होती है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना होता है, 0। मतलब आप यहाँ पर आके वेटलेस हो जाओगे। क्या हो जाओगे, वेटलेस, क्योंकि आपका जो बेटा इक्वेटर नहीं, सेंटर, अर्थ का सेंटर है ना, कोर के बिल्कुल मध्य बिंदु के अंदर घुस के हाँ खुदाई करते जाओ अर्थ के, है ना। इक्वेटर पोल्स तो ऊपर नीचे हैं यार, है ना। ये सरफेस की बात हो रही है, सरफेस की बात हो रही है। तो सेंटर पे आपका ग्रेविटी कितनी होगी, 0। समझ में आ गया, ठीक है ना। अब देखो अर्थ की जो सरफेस है वो यूनिफॉर्म नहीं है, अर्थ जो है इलेप्टिकल शेप में है। किस शेप में है, इलेप्टिकल शेप में। अब ये पूरे अर्थ की बात हो रही थी, ये पूरे अर्थ की बात हो रही है। तो अर्थ के जो ये जो एक्सेस होता है इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल नॉर्थ साउथ एक्सेस, और ये होती है ग्रेविटेशनल ईस्ट वेस्ट एक्सेस। ऊपर जो नॉर्थ साउथ में बैठे, दिस इज नॉर्थ पोल और दिस इज साउथ पोल, जिसको अंटार्कटिक और आर्कटिक भी बोलते हैं। समझ गए ना। और ये जो है अपने, ये क्या है, इक्वेटोरियल जोन है। समझ गए ना, जहाँ खतरनाक वाले रेगिस्तान, गाबा सहारा है ना, और सारे कुछ है। क्लियर हो गया। तो ये है। तो सवाल उठता है कि जी की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ पे है बेटा। तो जी की वैल्यू तो पोल पे हो, कि जो रेगिस्तान रहे वो कॉर्नर ही में रहेंगे, ज़्यादातर हैं। अच्छा ज़्यादातर हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ज़्यादातर हैं, है ना, बीच में भी हैं, है ना, ज़्यादातर। बट फिर भी उनकी ज्योमेट्री के हिसाब से वो बैठे हुए हैं। कॉर्नर पॉइंट जो होते हैं वो थोड़े रेगिस्तान, क्योंकि अफ्रीकन पार्ट जो है वो रेगिस्तान का है ज़्यादातर, है ना। इस वजह से मैंने मैप के हिसाब से बोला, फिजिक्स का कोई इसमें योगदान नहीं है, ठीक ना। तो भैया क्या है कि वेयर इज़ द वैल्यू ऑफ जी इज मैक्सिमम एंड मिनिमम। जी की वैल्यू कहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम होती है। तो बेटा जी की वैल्यू याद कर लो, जी की वैल्यू होती है, जी इक्वल्स टू हुआ करती है कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर, ये होती है जी की वैल्यू। समझ में आ गया ना। जी की वैल्यू जो होती है जी एम अपॉन आर का स्क्वायर। अगर आप अर्थ के बारे में बात कर रहे हो तो अर्थ के बारे में एक काम करो, इसको कर लो आर ई का होल स्क्वायर। सरफेस की बात कर रहे हो, आर ई रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर। ये लिख लो इसको कॉपी में बेटा। अर्थ की सरफेस पर ग्रेविटेशन जी एम अपॉन आर ई का होल स्क्वायर, या इसको कई लोग कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर भी बोलते हैं। आर का मतलब आर ई से ही लिया जाता है। ठीक है, लिखो जी स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वल टू जी अपॉन आर ई का होल स्क्वायर, जी अपॉन आर का होल स्क्वायर। ठीक ना। अब देखो बेटा क्या है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो रेडियस ऑफ पोल कम होती है और रेडियस ऑफ इक्वेटर क्या होती है, ज़्यादा। तो रेडियस ऑफ इक्वेटर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन, मतलब ग्रेटर देन रेडियस ऑफ पोल। तो बेटा पोल रखोगे तो पोल की कम है तो जी क्या आएगा, ज़्यादा आएगा, और इक्वेटर ज़्यादा है तो रखोगे तो जी कम आएगा। मतलब देयरफॉर जी एट पोल इज ग्रेटर देन जी एट इक्वेटर। समझ गए। एक बार और बताना सर भाई, उस पे रखेंगे इक्वेटर की रेडियस ज्यादा है, नहीं इक्वेटर घटेगी, मगर ज्यादा किस में घटेगी, इक्वेटर में ना। इक्वेटर का बड़ा है ना ये, इक्वेटर जो है ज्यादा बड़ा है ना। नहीं नीचे नहीं बेटा, इस तरफ जाने पर, ये हॉरिजॉन्टल जाने पर, इक्वेटर अर्थ के हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है ना बेटा। तो यहाँ जाने पर घटेगी ग्रेविटी ज्यादा तेज से। चलो इसको एक्सप्लेन करते हैं।
देखो भाई, जो अपने पास जो अर्थ है वो लगभग इस शेप की है, समझ गए। तो अर्थ में जो है ये सेंटर हो गया अर्थ का। अब अर्थ की दो रेडियस बनती हैं, एक आर इक्वेटर इक्वेटोरियल रेडियस, बोलो हाँ, और एक बनती है आर पोलर रेडियस, बोलो यस। तो भैया आर पोलर जो है कम है और आर इक्वेटोरियल क्या है, ज़्यादा है। क्लियर ना। ग्रेविटेशन का फॉर्मूला कैसे निकला, सरफेस पर कैसे निकला वो भी देख लो, बहुत ही छोटा सा फॉर्मूला है। कोई बॉडी अगर सरफेस पर रखी हुई है तो उस पर m मास की बॉडी है, समझ गए, और उस पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन काम करता है g। तो भैया इस पर टोटल फोर्स कितना काम करेगा ग्रेविटी की वजह से, एफ जी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। अब इस अर्थ का पूरा मास है कैपिटल M, जो कि इसके सेंटर पे कंसंट्रेटेड है, बोलो यस है, सेंटर पे कंसंट्रेटेड है कैपिटल M। इस मास की वजह से इस पर जो फोर्स लगेगा वो भी तो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, और वो किसके इक्वल होगा, वो होगा कैपिटल G। अभी मैंने पढ़ाया, मास कैपिटल M स्मॉल m अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ ही तो है ये, अपॉन r का होल स्क्वायर। हुआ कि नहीं हुआ? अब देखा जाए तो दोनों मास इक्वल ही तो हैं, ये भी ग्रेविटी मास है और ये भी है वही मास है। तो दोनों मास को इक्वल कर दो, बस दोनों के दिखने अलग अलग तरीके के हैं। तो एम जी इक्वल्स टू जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r का स्क्वायर। ठीक है ना बेटा, ये वाली लाइट जला दे। तो स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, वो भी जल्दी चलो, ठीक है ना। स्मॉल m, हाँ स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा। तो स्मॉल g इक्वल टू कितना आ गया भाई, कैपिटल GM अपॉन r का स्क्वायर। ये आ गया अपना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का रिलेशन, बोलो यस। अब देखो भाई दो चीजें हैं, आर पोल और आर इक्वेटर। इक्वेटर बड़ी है, अब इक्वेटर पे यदि मैं ग्रेविटी निकालूंगा तो G एट इक्वेटर इक्वल टू कितना आएगा, कैपिटल GM अपॉन आर इक्वेटर का होल स्क्वायर। और G एट पोल कितना आएगा भाई, G एट पोल इक्वल टू कैपिटल GM अपॉन आर पोल का होल स्क्वायर, बोलिए यस। अब भैया इक्वेटर की रेडियस जो है पोल की रेडियस से बड़ी है, तो ये जो टर्म होगा ये बड़ा होगा और ये टर्म जो होगा छोटा होगा। यार सिंपल ना, इक्वेटर बड़ा है तो यार ये टर्म बड़ा होगा और ये टर्म क्या होगा, छोटा। और ये डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर में आने से न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, छोटा पड़ जाएगा, मतलब फ्रैक्शन जो हो जाएगा छोटा हो जाएगा। मतलब इक्वेटर पर क्या होगी, कम होगी ग्रेविटी, और पोल पे क्या होगी, ज़्यादा। समझ में आएगा ना। सो G एट पोल इज ग्रेटर देन G एट इक्वेटर। आ गया समझ में, क्लियर हो गया। मतलब अगर आप यहाँ से यहाँ की तरफ उतरते जाते हैं, इधर से इधर की तरफ, तो ग्रेविटी क्या होती जाती है, कम होती जाएगी। समझ गए ना। तो अगर आप एक वेइंग मशीन लेकर के आओगे यहाँ से यहाँ तक, तो आपका वजन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी कम है। और वजन किस पे डिपेंड करता है, ग्रेविटी पर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर। आपका जो वजन नापोगे वो निकलेगा mg, समझ गए ना। तो पोल पर निकलेगा m इंटू जी पोल। जी तो जीरो होती है, नहीं गलत बात, होती है वो तो सेंटर में होती सेंटर पे होती है जीरो, है ना। mg पोल और इक्वेटर पे क्या निकलेगी, mg इक्वेटर, mge है ना, w एट इक्वेटर इक्वल टू mge। अब पोल पे g ज़्यादा है, इक्वेटर पे कम है, तो ये आपका वेट ज़्यादा आएगा और आपका ये वेट कम आएगा। डन, चलें, चलिए हाँ पढ़िए क्वेश्चन नंबर 5। Where is the value of G maximum and minimum? The value of G is maximum at poles and minimum at equator. इक्वेटर आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। A body is taken to moon from the center of the earth. What change will occur in the weight and the mass of the body? भाई मास तो कांस्टेंट रहता है, मास में कोई फर्क नहीं पड़ता है, वेट बढ़ जाए। वेट जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, पहले बढ़ेगा फिर मतलब जब घटेगा। तक अर्थ के सरफेस हाँ बिल्कुल सही। देखो यहाँ पे तो जी जीरो होता है, ओके, फिर यहाँ पे जी इक्वल टू कितना होता है, जी होता है सरफेस पे। और मैं आपको बता दूं बेटा कि मून पर जो होता है जी डैश दैट इज इक्वल टू G/6, G/6। तो बस मास का मल्टीप्लाई कर दो तो वेट आ जाएगा। तो यहाँ पे वेट कितना, जीरो, क्योंकि मास इंटू जीरो बराबर जीरो। यहाँ पे वेट कितना, इस पॉइंट पर वेट इक्वल टू mg, और यहाँ पे वेट कितना, mg/6, mg/6। तो देखिए पहले वेट बढ़ा, इंक्रीज हुआ जीरो से हीरो, और हीरो से फिर चला गया mg/6, समझ गए ना। तो वेट घट गया, मतलब पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। पढ़िए। The weight of the body at the center of the earth is zero. When the body is moved towards the moon,
the weight of body will increase. On the surface of the earth, the weight will be maximum. सही बात है. Further, the weight will be decreased, and on the moon it will be 1/6 of the weight of its on the surface of earth. The mass will remain same. ठीक है ना, आ गया समझ में ना. क्योंकि जो वेट ऑफ का मून पे निकलेगा W मून दैट इज इक्वल्स टू mg/6 mg/6 समझ गए ना. और जो सरफेस पे निकलेगा अर्थ की दैट इज अर्थ सरफेस पे दैट इज इक्वल टू mg. क्लियर है ना. चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए. If the earth stops rotating about its axis, what will be happen to the weight of the body? What change will occur in the body placed at the poles? हाँ, इफ द अर्थ स्टॉप रोटेशन अबाउट इट एक्सेस व्हाट विल बी हैपन टू द वेट ऑफ द बॉडी. अगर अर्थ जो है वो अपने एक्सेस पे रोटेट करना स्टॉप कर दे तो बताइए कि क्या फर्क होगा आपके वेट का. व्हाट चेंज विल अकर ऑफ द बॉडी प्लेस एट पोल. और इस स्थिति में कोई बॉडी जो पोल पे रखी हुई है उस पर क्या फर्क आएगा. समझ गए. तो बेटा इसका एक डेरिवेशन होता है वो होता है ग्रेविटेशन ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ. ग्रेविटेशन ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ. उसका फॉर्मूला मुझे यदि याद है तो G डैश इक्वल टू G माइनस R ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा ये हुआ करता है. समझ गए ना. Yes, sir. तो अब देखो बेटा अगर अर्थ रोटेट कर रही है एक फाइनाइट ओमेगा से. बोलो यस. Yes, sir. अर्थ अगर रोटेट कर रही है एक फाइनाइट ओमेगा से तो कुछ ना कुछ ये टर्म तो बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ. भाई ओमेगा जिंदा है तो ये टर्म जिंदा है. बोलो यस और नो. Yes, sir. अगर अर्थ रोटेट करना खड़ाक स्टॉप हो गई. अर्थ रोटेट करना क्या हो गई स्टॉप. तो अर्थ अगर रोटेट करना स्टॉप हो गई तो ये वाला टर्म पूरा का पूरा क्या हो जाएगा ओमेगा 0 हो जाएगा. बोलो यस और नो. तो सब कुछ 0 हो ओमेगा 0 हो जाएगा. मतलब ये जो टर्म पहले कुछ ना कुछ माइनस हो रहा था अब क्या माइनस होगा 0 माइनस होगा. पहले कुछ ना कुछ माइनस हो रहा था तो ये कम होकर के आ रहा था. अब 0 माइनस होगा तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी आपके पास. समझ में आया ना. मतलब जी जो हो जाएगा क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा. क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा. मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो हो जाएगा बढ़ जाएगा. तो ये लिखा है इफ द अर्थ स्टॉप द वेट ऑफ द बॉडीज विल इंक्रीज क्योंकि जी बढ़ गया. बढ़ गया. अब कह रहा भाई पोल पे क्या फर्क पड़ेगा. पोल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. रोटेशन के रुकने का पोल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. क्यों नहीं पड़ेगा भाई. ये लैम्डा देख रहे हो. इस लैम्डा को बोलते हैं एंगल ऑफ लैटिट्यूड. क्या बोलते हैं इस लैम्डा एंगल ऑफ लैटिट्यूड. तो एंगल ऑफ लैटिट्यूड वो होता है कि जो कोई भी पोजीशन अर्थ के हॉरिजॉन्टल के साथ बनाती है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ लैटिट्यूड. ठीक है ना. तो देखो ये एंगल कितना है यहाँ पे बेटा थीटा है. जब आप पोल पे चले जाओगे तो ये एंगल कितने डिग्री हो गया 90. तो cos 90 रखो. cos 90 कितना होता है 0. cos 90 क्या होता है. तो भैया ये खुद ही 0 हो गया है. अब अर्थ चाहे कितने ओमेगा से घूमे ये टर्म ऑलवेज कितना आना है 0. अरे cos लैम्डा कितना हो गया cos 90 यानी 0. cos 90 यानी. अब जब ये 0 हो गया है तो ये जो पूरा का पूरा टर्म मल्टीप्लाई में है ये हमेशा क्या आएगा 0 के साथ कुछ भी करोगे क्या आएगा 0 आएगा. अब चाहे ओमेगा बढ़े या ओमेगा ना बढ़े आंसर क्या आएगा 0. आ गया समझ में ना. तो मतलब G डैश इक्वल टू हमेशा क्या बना रहेगा G. मतलब अगर आप पोल पे बैठे हुए हो तो अर्थ तेज घूमे स्लो घूमे ना घूमे उससे कोई मतलब नहीं. आपका G हमेशा G बना रहेगा क्योंकि आपका एंगल ऑफ लैटिट्यूड 90 डिग्री है. समझ में आया. आ गया. यस. चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन. व्हाट इज पार्किंग ऑर्बिट. पार्किंग ऑर्बिट क्या है. द ऑर्बिट विच जियोस्टेशनरी सैटेलाइट रिवॉल्व्स इज नोन एज पार्किंग ऑर्बिट. जियोस्टेशनरी सैटेलाइट क्या होते हैं जो अर्थ के रोटेशन के साथ साथ रोटेट हुआ करते हैं उन सैटेलाइट को हम जियोस्टेशनरी सैटेलाइट बोलते हैं जो अर्थ के रोटेशन के साथ साथ रोटेट होते हैं. क्लियर हुआ. ऐसे सैटेलाइट जो अर्थ के रोटेशन के साथ साथ रोटेट होते हैं उन सैटेलाइट को हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोलते हैं. जैसे मान लो ये अर्थ है ये घूम रही है अर्थ घूम रही है. यहाँ पे मान लो इंडिया है. यहाँ पे क्या मान लो इंडिया है. समझ गए ना. अब इस पोजीशन पे इंडिया बैठा हुआ है ना. तो अब इस पोजीशन पे कोई और कंट्री है. मान लो ये कोई और कंट्री है. अब ये अर्थ कितने में घूम रही है बेटा 24 घंटे में पूरा.
24 आवर्स में अर्थ अपना पूरा चक्कर लगा लेती है, Yes, sir. एक रोटेशन। तो ये कंट्री भी यहाँ से जा करके पूरा यहाँ पर वापस आने में कितना टाइम लेगी? 24 आवर्स। 24 भाई जब अर्थ भी घूम रही 24 में, तो कंट्री भी तो 24 में घूमेगी। 24 अब आपने क्या किया, बिल्कुल इसकी सीध में, इसकी सीध में एक सैटेलाइट कर दिया कि हम इस कंट्री का व्यू देखेंगे पूरा। समझ गए ना? Yes, ये बिल्कुल सीधे में लगा हुआ है, ये केवल इसी को प्रोजेक्ट कर रहा है, बाकी से इसका मतलब नहीं है। बाकी को करेगा मगर इसको मतलब नहीं है। समझ में आ गया ना? तो इस पे इसकी नज़र बनी हुई है। समझ गया ना? तो ये अगर ये कंट्री 24 से घूम रही है तो इस सैटेलाइट को भी कैसे घूमना पड़ेगा? 24 से घूमना पड़ेगा, क्योंकि जब ये कंट्री यहाँ आएगी तो इसका कैमरा इस तरफ रहेगा। बोलो यस और नो? यस सर। समझ में आया ना? हाँ सर। तो इसको बोलते हैं बेटा अपन, इसको बोलते हैं अपन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। और ये जो इसका ऑर्बिट होता है इसको बोलते हैं अपन पार्किंग ऑर्बिट। क्या बोलते हैं? पार्किंग ऑर्बिट। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। तो ये इसका जो ऑर्बिट होता है इसको पार्किंग ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है, बन जाएगा ना? पढ़ो आंसर। द ऑर्बिट, The orbit in which geostationary satellite revolve is known as parking orbit. चलो अब मैं तुमसे कोई पूछे कि बताओ किसी भी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड कितना होता है? एक चक्कर कितने समय में लगाता है? 24 hours. बस हो गया। समझ गया ना? अब इसकी मैं हाइट बता देता हूँ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की। बेटा ये लगभग 36,000 किलोमीटर पे होते हैं ऊपर। हाँ। समझ गया ना? 36,000 किलोमीटर। मीटर पे। पढ़ो। सर इनमें फ्यूल्स व्यूल्स नहीं होता कुछ भी? नहीं, फ्यूल्स की ज़रूरत नहीं होती इसमें, केवल फ्यूल्स की जरूरत डायरेक्शन बदलने की लगती है। वो भी एक बार इनको सेट कर दो तो नहीं लगता है फ्यूल। सेंट्रीपिटल फोर्स पे काम करते हैं ना बेटा, जैसे चांद फ्यूल लेता है क्या, नहीं ले। तो वैसे इनको भी फ्यूल की जरूरत नहीं है। चलो पढ़ो क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज द What is the time period of revolution of geostationary satellite? What is its height from the earth? हाँ तो 3600 किलोमीटर। किलोमीटर और उसके बाद 24 hours. 24 आवर्स। ठीक है, नेक्स्ट। What is the work done by the satellite revolving in its axis? और ऑर्बिट, ऑर्बिट में कितना वर्क डन होगा? अभी आपने बोला फ्यूल लेता है क्या? नहीं लेता। जब फ्यूल नहीं लेगा तो वर्क की रिक्वायरमेंट भी नहीं होगी, वर्क डन इक्वल टू एक प्रकार से डिस्प्लेसमेंट भी जीरो होगा ना सर? हाँ, डिस्प्लेसमेंट भी जीरो है, कंजर्वेटिव फील्ड है, हाँ। है ना? और डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स के बीच का डायरेक्शन हर समय परपेंडिकुलर होता है। समझ गए ना? इस वजह से वर्क डन इक्वल टू जीरो। क्लियर हुआ? क्योंकि सर्कुलर पाथ में मूव करता है, लगने वाला फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट यहाँ मिलता है, तो एवरीवेयर एंगल कितना रहता है फॉर एस के बीच का? 90 डिग्री। तो वर्क डन इक्वल टू कितना? जीरो। वर्क डन जीरो। अच्छा जीरो। हाँ। चलो पढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन 11। An artificial satellite revolve in its axis the earth without using any fuel, but an aeroplane requires fuel to fly at a certain height. वही क्वेश्चन पूछ लिया कि बताइए आर्टिफिशियल सैटेलाइट को कोई फ्यूल, आर्टिफिशियल मतलब हम लोग जो बना के भेजते हैं सैटेलाइट, उसमें कोई फ्यूल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, मगर एरोप्लेन में फ्यूल की रिक्वायरमेंट होती है। हाँ। तो सबसे बड़ी बात स्पेस में फ्रिक्शन नहीं है सर। हाँ, फ्रिक्शन नहीं है, परंतु ये है कि वो जो होता है फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है। एक तो फ्यूल उसमें लगता है फ्रिक्शनल फोर्स को अवॉइड करने में, और दूसरा ये जो होता है ये अर्थ अराउंड में घूमता है, जिसकी वजह से वही डिस्प्लेसमेंट और जो फोर्स हुआ करते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर, वर्क डन इक्वल टू जीरो। पढ़ो। एयर इज नेसेसरी फॉर एरोप्लेन टू फ्लाई, देयरफॉर द एरोप्लेन रिक्वायर फ्यूल्स against the frictional force due to air. हाँ। The satellite orbits around the earth at such a higher height which where air is very much rarer and its friction is nearby negligible. हाँ, तो इसलिए किसी भी प्रकार की फ्यूल की इसने फ्रिक्शन से रिलेट कर दिया है, किसी भी प्रकार की इसको फ्यूल की ज़रूरत नहीं है। ठीक ना? और वहाँ पे कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स काम नहीं कर रहे हैं स्पेस में, फ्रिक्शन एक्शन कुछ नहीं है। ग्रेविटी तो कर रही है, ग्रेविटी कंजर्वेटिव है ना। अच्छा हाँ। और कंजर्वेटिव वर्क डन जो होता है कम उसमें कर रही है ना सर, बहुत कम कर रही है, नहीं तो गिर जाता वो रोटेट करने का। जी की वैल्यू कम हो जाती कम है। हो जाती हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 पढ़िए। To find out the time in a satellite pendulum clock is used or spring clock. कौन सी क्लॉक यूज करोगे? पेंडुलम क्लॉक या स्प्रिंग क्लॉक? पेंडुलम क्लॉक यूज नहीं कर सकते हो टाइम घड़ी देखने के लिए, पेंडुलम क्लॉक नहीं ले जाओगे, नहीं पेंडुलम एक ही तरफ लटका रह जाएगा। स्प्रिंग क्लॉक का यूज करोगे। समझ में आया ना? ये नॉर्मल क्लॉक रहती, वो जो चाबी भरते थे जिसमें टिक 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 वाली, वो वाली है ना, पहले जो चलती थी। स्प्रिंग क्लॉक इज यूज टू डिटरमाइन द टाइम एट सैटेलाइट बिकॉज पेंडुलम क्लॉक विल गेट स्टॉप देयर। नहीं बेटा, पहले के टाइम में चलती थी घड़ी स्प्रिंग वाली, अब बंद हो गई है ना। HMT कंपनी बनाती थी पहले के टाइम में घड़ी। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट पढ़िए क्वेश्चन नंबर 13।
Two objects of masses 1 kg and 2 kg are thrown out of Earth's gravitational field with velocity v1 and v2 respectively. What is the ratio for their velocities? Two objects of mass 1 and 1 kilogram and 2 kilogram are thrown out of gravitational field with velocity v1 and v2 respectively. What is the ratio of their mass 1 किलोग्राम है और 2 किलोग्राम है, उसको v1 v2 से. तो बेटा देखो, जो इसमें मतलब अर्थ के ग्रेविटेशन जोन से बाहर फेंकने के लिए जो वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट होती है बेटा, उसको बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी. क्या बोलते हैं? एस्केप्ड वेलोसिटी. ठीक है ना, उसको बोला करते हैं एस्केप वेलोसिटी. तो एस्केप वेलोसिटी में जो होती है वो मास पे डिपेंड नहीं किया करती है. एस्केप वेलोसिटी मास पे डिपेंड नहीं करती है. समझ गए ना? एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला यदि मुझे याद है तो आई थिंक होता है √2gr. √2gr. समझ में आया? क्लियर हुआ? तो ना यहाँ पे m है, मास है ही नहीं है, तो मास पे डिपेंड नहीं करती है. मतलब चाहे हाथी को फेंको या सुई को फेंको, अगर आप सेम एस्केप वेलोसिटी दे रहे हो तो दोनों अर्थ के ग्रेविटेशन जोन को छोड़ करके भाग जाएंगे. तो मतलब दोनों की एस्केप वेलोसिटी सेम होगी, यानी v1/v2 इक्वल टू कितना आएगा? 1:1 आएगा. समझ गए ना? पढ़ो आंसर. Escape velocity is independent of mass of object, therefore v1:v2 equals to 1:1. Exactly. Next question. What will be the value of angular velocity of the geostationary satellite? Very simple भाई. Angular velocity निकालनी है. ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है? 2π/t. बोलिए yes or no? ओमेगा इक्वल टू 2π/t. तो भैया जियो स्टेशनरी सेटेलाइट का एक टाइम पीरियड कितना? 24 घंटे होता है, साथ में घूमता है अर्थ के. yes or no? तो 2π कितना हो गया? 24. पाई से कैंसिल भाई, कितने बार? 12 बार. आंसर π/12 रेडियन पर आवर. रेडियन पर आ गया समझ में? इसको सेकेंड में बदलना हो तो 3600 का मल्टीप्लाई कर दो नीचे, बट सही है आंसर π/12 रेडियन पर आवर. क्लियर? बन जाएगा. ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. 12 को 24 में चेंज कर दिया सर. नहीं, 12 को 24 में चेंज नहीं किया भाई. टोटल एंगल थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? 2π/t. टाइम पीरियड कितना होता है अर्थ का? 24 आवर. तो सेटेलाइट का भी 24 आवर. तो 2 से कैंसिल हुआ है, तब आया है 12. ठीक है. चलिए अगला क्वेश्चन. स्टेट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. अब हमको बताना है कि न्यूटन्स का ग्रेविटेशन का लॉ क्या होता है. चलिए हाँ, ये आ सकता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार, क्योंकि इस चैप्टर से इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हटा दी गई है. और इंपॉर्टेंट क्या है, तो इतना सिंपल है, 9th क्लास में पढ़ के आए तो याद ही है बच्चों को. पढ़ो. स्टेट the Newton's law of gravitation will define universal gravitational constant. हाँ. Its values. Newton's law of gravitation. According to this law, in universe, the force of attraction between two bodies is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of their distance between them. If the two bodies of masses m1 and m2 are kept at a distance d apart, then F is directly proportional to m1 and m2 and inversely proportional to 1/d2 का d square. नहीं, जब आप इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं तो डी स्क्वायर बोले, और अगर आप 1/d स्क्वायर बोल रहे हैं तो फिर प्रोपोर्शनल बोले. तो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर. दोनों को कंबाइन कर दिया. कंबाइन करने के बाद कांस्टेंट ले आया, और डिफाइन करने के लिए दोनों की वैल्यू मास m1 m2 1 ले लिया, और d को क्या ले लिया? 1. तो F इक्वल टू कितना आ गया? g के. समझ गया ना? तो न्यूटन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट फोर्स की उस वैल्यू के इक्वल है जो यूनिट मास पर, कितने मास पर? यूनिट मास को यूनिट डिस्टेंस पे रखे जाने पर लगता है. ओके. Thus the gravitational constant is defined as the force of attraction acting between the two unit masses kept at a unit distance apart. आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए. establish the relation between capital G and small g. Yes. Does acceleration due to gravity depend on mass of body? मास ऑफ ऑब्जेक्ट क्या डिपेंड? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मास ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है ना? मास ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है. ये डेरिवेशन मैंने अभी अभी आपको कराया था, है ना? नहीं करता है मास ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड. ठीक ना? पढ़िए. establish the relation between small g and capital G. पढ़िए आंसर. Relation between capital G and small g. Let the masses of Earth be m and its radius be r. A body of mass is m is replaced on its surface. It is assumed that the whole mass
is concentrated at the center. Then by the Newton's law we have F is equals to G m अपॉन आर स्क्वायर। जी मतलब कैपिटल एम बॉडी मास ऑफ द अर्थ और स्मॉल एम मतलब बॉडी का मास। Yes sir. तो इस पे लगने वाला फोर्स कितना होगा, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अब न्यूटन सेकेंड लॉ से F इक्वल टू एम ए, बट एक्सेलरेशन तो ग्रेविटी लग रही है तो F इक्वल टू एम जी, दोनों को इक्वल कर दिया, दोनों इक्वल फोर्सेस हैं। Yes sir. तो स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल हो गया, मतलब यहीं पर बात पता चल गई कि जी जो होता है बॉडी के मास पर डिपेंड नहीं करता बल्कि प्लैनेट के मास पर डिपेंड करता है। समझ गए ना? तो जितना हैवी प्लैनेट होगा उसका जी उतना ज़्यादा होगा। समझ गए ना? जितना हैवी प्लैनेट होगा उसका जी उतना ज़्यादा होगा। सो जी डज नॉट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ये रिमूव हो गया सिलेबस से, बट आई डोंट थिंक इसे रिमूव करना चाहिए, है ना? ये जरूर कराया गया, हर जगह कराया गया। एक्सप्लेन विद द मैथमेटिकल कैलकुलेशन हाउ द जी चेंजेस विद द एल्टीट्यूड। डिराइव द फॉर्मूला फॉर वेरिएशन ऑफ जी विद द रिस्पेक्ट टू हाइट। विद रिस्पेक्ट टू हाइट इसको कहते हैं वेरिएशन ऑफ जी विद हाइट। फॉर्मूले को बोलते हैं वेरिएशन ऑफ जी विद हाइट। बहुत इंपॉर्टेंट है। द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन एल्टीट्यूड। मैंने बताया था कि चाहे आप अर्थ की सरफेस से ऊपर जाओ या नीचे जाओ, आपका जी दोनों कंडीशन में क्या होगा, घटेगा। अर्थ की सरफेस पर मैक्सिमम होता है, नीचे जाओगे तो आपका नया वाला जी डैश कम निकलेगा, ऊपर जाओगे तो आपका नया वाला जी डैश कम निकलेगा, है ना? बट ऊपर ज़्यादा कम होगा, ऊपर ज़्यादा कम होगा और नीचे थोड़ा कम होगा। तो आइए भाई इसको डिराइव करते हैं। एल्टीट्यूड के साथ वेरिएशन देखने वाले हैं हम कि एल्टीट्यूड के साथ किस प्रकार से वेरिएशन होता है ना? चलिए देखते हैं। ये जरूर स्कूल में पूछ लीजिए आप एक बार कि सर ये इसको करना है कि नहीं करना है। थोड़ा क्योंकि बहुत ज़्यादा दमदार परपेंडिकुलर एक्सिस वाला है ना, वो आ रहा है। अच्छा वो नहीं आया, वो सिलेबस से हट गया है। चलो अच्छी बात है, चलिए वो सिलेबस से हट गया। जी को एक बार और पता कर लीजिएगा इसमें से ये टॉपिक, ठीक है ना? चलिए अब बात करते हैं। देखिए रिस्पेक्ट टू हाइट ना सर, टॉपिक का नाम यही है, वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी विद रिस्पेक्ट टू हाइट, चेंज इन ग्रेविटी विद रिस्पेक्ट टू हाइट। ठीक ना? चलिए मान लेते हैं बेटा अपने पास कोई बॉडी है जिसका मास क्या है, स्मॉल एम। ये अर्थ की सरफेस पर रखी हुई है, आर रेडियस है अर्थ की। तो बेटा इस पे लगने वाला जी कितना होता है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। लेट अस कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास एम अंडर लेइंग द सरफेस ऑफ अर्थ। मास एम रेडियस आर है, तो जी इस पे काम करती है कितनी, है ना? ग्रेविटी ऑन द फ्री सरफेस ऑफ अर्थ विल बी जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। लिखो कॉपी में बेटा नंबर 1 डाल दो, इसको नंबर 1 डाल दो। ये सरफेस पे रखी हुई है बॉडी, मान लो ये बॉडी है, ये अर्थ का गोला है अपना, अर्थ का गोला है, एम मास का गोला है, ठीक है ना? अब मान लो बॉडी को बेटा आपने एच हाइट ऊपर उठा के ले गए, जी खींच करके ले गए, तो टोटल हाइट कितनी हो गई, आर प्लस एच। तो नया जो ग्रेविटी निकलेगी, मास तो एम ही है अभी गोले का, है ना? तो इफ द बॉडी इज टेकन टू अ हाइट एच अबव द अर्थ सरफेस, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी डैश कितना बन जाएगा, जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। बनेगा नहीं बनेगा? लिखो जी डैश इक्वल टू जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है ना? तो जी डैश में जी का डिवाइड कर दिया, जी डैश में जी का डिवाइड कर दिया। देखो भाई जी डैश क्या है, जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर है, और जी क्या है बेटा नीचे, जी एम अपॉन आर स्क्वायर है। तो पलटी मार के आर स्क्वायर सबसे ऊपर जाएगा और जी एम नीचे आएगा, बोलिए यस। तो है ना? तो जी एम से जी एम क्या हो गए, कैंसिल, और क्या बन गया, आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है ना? अब यहाँ पे मैथमेटिक्स सारी थोड़ा सा दिक्कत होगी, देखिएगा जी डैश अपॉन जी आर स्क्वायर ऊपर है बेटा, देखो यहाँ पे उधर ही छोड़ दें तो किसको बेटा, स्क्वायर आर प्लस एच स्क्वायर तक नहीं छोड़ सकते, वो एक्चुअली इसमें नियम है, इसलिए नहीं छोड़ सकते, इसका क्लॉज है एक है। देखो अब आर प्लस एच का होल स्क्वायर है बेटा, अगर अंदर से तुम आर कॉमन ले लो तो आर बन जाए, आर यहाँ बचा 1 और यहाँ पर आएगा, जबरदस्ती कॉमन लेने में डिवाइड में आ जाती चीजें, आर प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर, बोलो यस। अब इस आर स्क्वायर को बाहर ले आओ, ये आर स्क्वायर बाहर आ गया, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल, और अंदर क्या बचा, 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर, 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर है बेटा, अगर ऊपर जाएगा तो पावर -2 लिख दो, लिख दोगे ना? ऊपर जाएगा तो पावर क्या लिख देंगे, -2। अब बेटा देखो अर्थ की रेडियस जो है वो कितने किलोमीटर है, 6400 किलोमीटर, मतलब आर 6400 है। और तुम किसी सैटेलाइट को या किसी भी चीज को प्रोजेक्ट करते हो ऊपर जाएगा तो वो कितने किलोमीटर तक, बहुत ही कम, मतलब 6400 के सामने तुम 10 किलोमीटर ले जाओगे, 10 तो बहुत होता है ना? किसी चीज को भी ले जाओगे तो कितना ले जाओगे, इसके सामने तो बहुत कम में ले जाओगे ना। मतलब ये जो h अपॉन आर है, इसमें h होगा बहुत छोटा और r होगा बहुत बड़ा,
बोलो यस और नो। यस सर। तो छोटे में से जब बड़े को डिवाइड करते हो तो जो रेशियो होता है बेटा 1 से बहुत छोटा आता है, इज वेरी वेरी लेस देन 1, है ना। सीधी बात सर, पावर माइनस में चली गई तो ऑफ कोर्स छोटा ही आएगा। नहीं, वो पावर अभी मत देखो, अभी इसको देखो, अभी केवल इसको देखो, अभी पावर का तो अलग जलवा है, हाँ। अभी पावर की बात की नहीं है, वो पावर का भी फंडा आने वाला है। हाँ। अभी मैंने इतना कहा कि ये h है, ये r है, h बहुत छोटा है और r क्या है, बहुत बड़ा, बड़ा है। समझ गए ना। अब मान लो आप सीढ़ी में चढ़ करके ले गए ऊपर, 10 सीढ़ी चढ़ दी, तो 10 सीढ़ी में h तो आपका 1 किलोमीटर भी नहीं हुआ, हाँ। और r आपका 6400 किलोमीटर 6400, तो h अपॉन r क्या आएगा, बहुत छोटा कि बहुत बड़ा। बहुत बड़ा। क्यों आएगा बहुत बड़ा, बहुत छोटा। बहुत छोटा आएगा ना, वो खुद बड़े हैं ना दोनों। खुद r बहुत बड़ा है और h बहुत छोटा है ना। छोटा है। h आप 100 सीढ़ी चढ़ के ले गए हो, मान लो 1 किलोमीटर चले गए, तो 1 किलोमीटर बटे 6400 किलोमीटर, देखो ओ माय गॉड कितना छोटा आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो बेटा याद रखना, जब भी ये टर्म बहुत छोटा होता है तो ये जो बाहर की पावर होती है बाइनोमियल से, ये उछल करके इसके साथ चिपक जाती है, समझ गए ना। तो कितनी पावर थी, -2, चिपक जाएगी तो क्या बन जाएगी, -2h अपॉन r, समझे कि नहीं समझे। यस सर, मतलब पावर आगे आके। हाँ, तो जैसे g डैश अपॉन g था, वो क्या था, 1 + 2h अपॉन r था, और -2 ऊपर था बाइनोमियल थ्योरम से, तो -2 अंदर आ गई, तो -2h/r आया समझ में। अब एक काम करो, इस g को ऊपर फेंक दो, तो आंसर आ गया g डैश इक्वल टू g टाइम्स ऑफ 1 - 2h अपॉन r। बेटा नोट कर लो, यही फॉर्मूला आपका चेंज इन ग्रेविटी का। तो नई वाली ग्रेविटी कितनी हो गई, g डैश, और पुरानी वाली ग्रेविटी कितनी है, g, तो है ना। तो जो नई वाली ग्रेविटी है देखो, ये कम होके आ रही, क्योंकि क्या लगा हुआ है, माइनस, समझ गए ना। इसको ओपन कर दो, ओपन करना हो तो ये बन जाएगा, ये देख लो, है ना। कम हो रही कि नहीं हो रही, देखो g में से माइनस हो रहा ना कुछ, कितना पार्ट माइनस हुआ, g अपॉन 2h/r, g इंटू 2h/r, नोट करो चेंज इतना आया है, दिस इज चेंज इन ग्रेविटी, g डैश माइनस g इक्वल टू -2h अपॉन r इंटू g। एक बार बुक से देखो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। सो दिस इज शोज द वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी विद हाइट, है ना, एंड क्लियरली है बेटा, इसकी वैल्यू जो है डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, समझ गए, बन जाएगा ना। हाँ, बन जाएगा, एक बार घर पे करेंगे तो ठीक है, देख लो एक बार बुक से भी, कोई दिक्कत हो कहीं पे किसी पॉइंट पे तो। उसी फॉर्मूले को देखो नेक्स्ट, हाँ दिस वन, चेक बाय 119। Done? Next question. Answer the following. You can shield a charge from electrical forces putting inside a hollow conductor. Can you shield a body from gravitational force influence on the nearby matter putting it inside a hollow sphere of some other means? चलिए देखिए, अब इसमें थोड़ा सा एक और कंसेप्ट मैं आपको बता दूं कि बेटा मान लीजिए कि आपके पास कोई मेटेलिक केज है, क्या है, मेटेलिक केज है। अगर आप किसी मेटल के शेल में, मेटल के पिंजड़े में, मेटल की केज में आप अगर किसी बॉडी को अंदर रख देते हो, सेंसिटिव कोई बॉडी है, समझ गए ना, और बाहर थंडरिंग, इलेक्ट्रिक थंडरिंग मतलब बिजली वगैरह गिरती है या कोई भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल आता है, तो याद रखिए कि अंदर वाले इंस्ट्रूमेंट को किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। अच्छा, ऊपर से कोई सर्विस है, कुछ भी, मैं कहता हूँ बिजली गिरा दो उसके ऊपर, है ना। इसीलिए अगर कभी भी कार आप मतलब बिजली गिर रही हो, थंडरिंग हो रही हो, तो आप कार के अंदर जा करके बैठ जाएं, नहीं गिर, समझ गए ना। कार के अंदर आपको एक भी शॉक नहीं लगेगा, क्योंकि सर टायर्स रबर के रहते हैं, नहीं वो कंसेप्ट नहीं है, रबर से मतलब नहीं है, समझ गए ना। पूरा का पूरा जो मेटेलिक बॉडी होती है, पूरी की पूरी बॉडी क्या होती है, मेटेलिक बॉडी होती है, समझ गए ना। पूरा का पूरा चार्ज जो होता है इसकी बॉडी पे आता है, कहाँ आता है, बॉडी पे, अंदर कोई चार्ज नहीं जाता है, अंदर कोई चार्ज नहीं जाता है, समझ में आया ना। तो पूरा का पूरा चार्ज कहाँ रहता है, बॉडी पर, बस हो, ट्रेन हो, मेटेलिक बॉडी पे पूरा का पूरा, बाहर से कोई छुए उसको, अरे फेंक जाएगा वो तो, समझ गया ना, उसकी हालत खराब हो जाएगी। तो पूरा अंदर कुछ नहीं होता है, मतलब कि क्या कहने का मतलब कि अगर किसी शेल में आप किसी कुछ भी रख दो तो वो बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या रहता है, अनअफेक्टेड, समझ में आया।
अब सवाल है कि यू कैन शील्ड अ चार्ज, आप किसी चार्ज को, अंदर चार्ज भी रख दोगे तो उसे बाहर वाला कुछ परेशान नहीं कर पाएगा, वो वैसे का वहीं रेस्ट में रहेगा, उसे बाहर से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यू कैन शील्ड अ चार्ज फ्रॉम इलेक्ट्रिकल फोर्सेज बाई पुटिंग इट इनसाइड अ हॉलो कंडक्टर, अगर आप किसी चार्ज को हॉलो कंडक्टर के अंदर रख दो तो वो बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड से अनअफेक्टेड रहता है। कैन यू शील्ड अ बॉडी फ्रॉम द ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस ऑफ द नियर बाई मैटर बाई पुटिंग इन इनसाइड अ हॉलो कंडक्टर, हॉलो स्फीयर बाई सम अदर मीन्स, क्या आप किसी बॉडी को दूसरी बॉडी के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से बचा सकते हो? क्या ऐसा हो सकता है आर्यन कि मैं बैठा हुआ हूँ और आपको किसी मेटेलिक चैम्बर के अंदर रख दिया जाए, बंद कर दिया जाए, और ऐसा करने पर ऐसा हो जाए कि हमारे और आपके बीच में ग्रेविटेशन फोर्स 0 हो जाए? नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है क्या? इसका जवाब देना है, समझ गए ना? दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, एन एस्ट्रोनॉट इनसाइड ए स्मॉल स्पेसशिप ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ कैन नॉट डिटेक्ट ग्रेविटी। जो एस्ट्रोनॉट होता है उसमें क्या हुआ करता है बेटा, एस्ट्रोनॉट में ये जो होता है चक्कर लगाया करता है, क्योंकि इसका स्पेसशिप होता है, बोलो यस। स्पेसशिप जो होता है, स्पेसशिप जो होता है सेंट्रिपिटल फोर्स की वजह से घूमा करता है, बोलो यस और नो। सेंट्रिपिटल फोर्स की वजह से क्या करा करता है, घूमा करता है ना। इफ द स्पेस स्टेशन ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ हैज लार्ज साइज, कह रहा है कि बताइए कि क्या कह रहा, क्या इसको कोई ग्रेविटी फील होगी, क्या इसको कोई ग्रेविटी फील होगी? स्पेस में बैठे हुए व्यक्ति को जो स्पेसशिप के अंदर है, क्या उसे कोई ग्रेविटी फील होगी? और दूसरा क्वेश्चन है कि अगर स्पेसशिप जो है वो बहुत बड़ी हो, बहुत बड़ी साइज की हो, तो बताइए क्या ये किसी प्रकार की ग्रेविटी की उम्मीद कर सकता है? हाँ, अगर स्पेसशिप अगर बहुत बड़ी हो जाएगी तो सैटेलाइट खुद की ग्रेविटी क्रिएट करेगी, उस ग्रेविटी में ये इंसानों को जैसे बिहेव करेगा, तो उसकी ग्रेविटी हो सकती है। चलो आंसर देखते हैं, फिर डिस्कस करेंगे इस पर। चलिए, थर्ड पार्ट भी है। अच्छा, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? इफ यू कंपेयर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ ड्यू टू द सन, ड्यू टू द मून, if you compare the gravitational force on the earth due to the sun to that due to the moon, मतलब अर्थ में दो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहे हैं, ये अर्थ है, एक मून की ग्रेविटी लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स है एक सन का। Would you find that the sun's pull is greater than the moon's pull? सन का पुल बिल्कुल बेशक ज्यादा है ना। हाँ, however the tidal effect of the moon's pull is greater than the tidal effect of the sun. मगर जो टाइड है, टाइड्स बनने मतलब जो अर्थ में जो समुद्र है ना, समुद्र के प्रति इसका जो अट्रैक्शन बनता है ना, उसकी वजह से टाइड जनरेट होते हैं, पास में रहता है इस कारण देखते हैं। तो कह रहा है कि इसकी टाइडल का इफेक्ट ज्यादा है और इसका टाइडल का इफेक्ट कम है। बताइए ऐसा क्यों? अब पहला आंसर देखते हैं बारी बारी से। पहला क्वेश्चन ये था कि यू कैन शील्ड अ चार्ज फ्रॉम अ इलेक्ट्रिकल फोर्स बाय पुटिंग इट इनसाइड अ हॉलो कंडक्टर। Can you shield a body from the gravitational influence of nearby matter by putting it inside a hollow sphere or by some other means? चलिए पहला आंसर पढ़िए बेटा। नो, the shell does not shield other bodies lying outside it from exerting gravitational force on a particle lying inside it। नहीं, दुनिया की किसी भी प्रकार का शेल आप दे लो, ओके, दुनिया में किसी भी प्रकार की शेल ले लो, उसके ऐसा नहीं है कि आप इसको दूसरी बॉडी की ग्रेविटेशनल फील्ड से रोक पाओगे। समझ गए ना? शेल डज नॉट शील्ड अदर बॉडीज, समझ गए ना? द शेल डज नॉट शील्ड अदर बॉडीज लाइंग आउटसाइड इट, जो इसके बाहर है, समझ गए ना? इसके बाहर वाली बॉडी को नहीं रोक सकती है कि ये एक्सर्ट ना करें ग्रेविटेशनल फोर्स। ये शील्ड कर दो चाहे कुछ भी कर दो, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट होगा। समझ में आ गया ना? इसलिए उस पे लगेगा, ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट क्या था? सेकेंड पॉइंट, एन एस्ट्रोनॉट इनसाइड ए स्मॉल स्पेसशिप ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ कैन नॉट डिटेक्ट ग्रेविटी। अगर कोई स्पेसशिप में कोई एस्ट्रोनॉट बैठा हुआ है तो वो ग्रेविटी डिटेक्ट नहीं करता है। समझ गए ना? है ना? अगर स्पेसशिप को बड़ा कर दिया जाए तो वो क्या ग्रेविटी डिटेक्ट करेगा? यस। अगर साइज स्पेसशिप का बड़ा कर दिया जाए ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ लार्ज इनफ
तो एस्ट्रोनॉट जो है इनसाइड द स्पेसशिप डिटेक्ट द ग्रेविटी करेगा, ग्रेविटी डिटेक्ट करेगा और वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी भी डिटेक्ट कर लेगा, मतलब उसकी ग्रेविटी बदल ये जाएगी। सर थोड़ा हमें समझ नहीं आया, देखो कि अपना बना लेगा वो बिल्कुल देखो मैंने क्या बताया था कि जैसे मैंने क्या बताया था, याद करो, पहला क्वेश्चन था कि ग्रेविटी किसकी होती है, या तो प्लैनेट की होती है या सैटेलाइट की होती है, सैटेलाइट। तो बेटा ये सैटेलाइट जो है, जब सैटेलाइट यहाँ पे होता है ना तो इस पर इफेक्टिव ग्रेविटी क्या लगा करती है, जीरो, अर्थ के रिस्पेक्ट वाली। बट यार खुद सैटेलाइट है, मतलब जीरो ग्रेविटी है, तो खुद का एक मतलब बनाएगा ना, खुद ही ग्रेविटी स्टैब्लिश कर देगा, खुद ही तो ग्रेविटी स्टैब्लिश कर देगा। और उस ग्रेविटी में मतलब जब ये खुद इतना बड़ा मास है, कई हजार किलोग्राम का सैटेलाइट है, उसमें एक छोटा सा एस्ट्रोनॉट कुछ किलोग्राम का, तो वो तो इसकी ग्रेविटी फील करेगा ना बेटा, क्योंकि बड़ा ऑब्जेक्ट ये बन जाएगा और छोटा ऑब्जेक्ट ये बन जाएगा। जैसे अर्थ की इतनी बड़ी दुनिया में हम छोटे से तिनके से हैं, तो वहाँ सैटेलाइट की इतनी बड़ी दुनिया में वो छोटा सा मास काम करेगा कि नहीं करेगा, तो वो खुद की ग्रेविटी बना देगा। समझ गए ना भाई, बड़े पार्टिकल की ग्रेविटी में ही छोटा पार्टिकल। तो बड़ा पार्टिकल कौन सा है? सैटेलाइट है, स्पेसशिप और आदमी की बात हो रही है, स्पेसशिप और आदमी की बात हो रही है, समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो कि लिखा हुआ है, यस इफ द साइज ऑफ द स्पेसशिप ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ इज लार्ज इनफ द एस्ट्रोनॉट इनसाइड द स्पेसशिप रहेगा, वो प्लेनेट और सैटेलाइट के बीच में ग्रेविटी लगा जीरो रहेगी। हाँ, तो वो खुद की ग्रेविटी एक्सर्ट करना शुरू कर देगा, इतना बड़ा हो जाएगा। तो चलिए अगला देखते हैं। तो ये हम डायरेक्ट आंसर में यही बिल्कुल यही लिख सकते हैं, यही लिखा हुआ भी है, ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ स्पेसशिप एंड अर्थ इज जीरो, सो इट विल मेक इट्स ओन ग्रेविटी। The tidal effect depends on the inversely upon the cube of the distance, whereas the gravitational force varies inversely as the square of distance। हाँ बेटा याद रखना, बेटा जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है एफ वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर के होता है, मगर जो टाइडल फोर्स होता है वो आर क्यूब के होता है, आर क्यूब के। तो भैया डिस्टेंस सन की और बढ़ गई और क्यूब ने और बढ़ा दिया डिनोमिनेटर, तो फोर्स घट करके क्या हो गया, जीरो लगभग के बराबर, मतलब एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का क्यूब। तो कह रहा पढ़ो, द टाइडल effect depends inversely upon the cube of the distance, whereas the gravitational force varies inversely as the square of the distance. As the moon is closer to the earth than the sun, so the tidal effect is greater than that of the sun। समझ में आया, क्लियर? मतलब तो भैया ये कहा जा रहा है कि द टाइडल इफेक्ट डिपेंड्स इनवर्सली ऑन द क्यूब ऑफ द डिस्टेंस, वेयर इज द ग्रेविटेशनल फोर्स वेरीज इनवर्सली द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। एज द मून इज क्लोजर टू द अर्थ क्लोजर टू द सन, सो द टाइडल इफेक्ट इज ग्रेटर देन दैट फॉर दैट ऑफ द सन। मतलब टाइडल फोर्स जो होता है वो आर क्यूब, इधर पावर का दिमाग लगा सकते हैं ना, आर क्यूब ही तो है। हाँ क्यूब है, बस हो गया, यही दिमाग तो लगाना है। हाँ कि क्यूब है तो तीन गुना हो जाएगा, कम होगा, आर अपॉन में है तो कम होगा, है ना, और इसमें आर स्क्वायर है तो दो गुना से कम होगा, दो पावर से। एक्चुअली गुना नहीं बोल सकते हो, क्योंकि गुना बोलोगे तो वो फिर 3r और 2r कहलाएगा, है ना, आर की क्यूबिक पावर और आर की स्क्वायरिक पावर। समझ में आया? चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। First. Acceleration due to gravity increases decreases with increasing altitude। हाँ, तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होती है इंक्रीज करती है, डिक्रीज करती है विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड। तो भैया डिक्रीज करती है, हाइट बढ़ने के साथ साथ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, कम होती है, ठीक है ना, हाइट बढ़ने के साथ साथ भी क्या होती है, कम होती है। तो फॉर्मूला लिख रहे, ये कराई दिया मैंने कि जी एट हाइट इक्वल टू जी 1 - 2h अपॉन आर, तो डिक्रीज होती है पहली चीज, ठीक है ना, आ गया समझ में। सेकंड पढ़िए, एक्सेलेरेशन acceleration due to gravity increases decreases with increasing depth। same the क्या है, assume the earth to be a sphere of uniform density। जी हाँ, अब देखिए अगर आपको कहा जाए कि इसमें मतलब कि डाउनवर्ड जाने पर, डेप्थ में जाने पर जो है कम होगी सर, ग्रेविटी कम होगी, क्योंकि ऊपर और नीचे जाने पर दोनों में ही क्या होती है, कम होती है। फॉर्मूला आप नोट कर सकते हैं, ये काम में आ सकता है फॉर्मूला। डेप्थ में फॉर्मूला जी डेप्थ इक्वल टू 1 - 2d/r, सॉरी 1 - d/r, 1 - d/r, जी डेप्थ एक। सो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होती है वो डिक्रीज होती है डेप्थ में जाने पर, ठीक है ना। देन इसके बाद थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन पढ़िए, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डिपेंडेंट ऑफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द बॉडी। किस पे इंडिपेंडेंट होती है, मास ऑफ द अर्थ पे कि मास ऑफ द बॉडी पे? मास ऑफ द बॉडी पे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंडिपेंडेंट होता है कि मास ऑफ द अर्थ पे?
मास ऑफ द बॉडी। हाँ, मास ऑफ द बॉडी पे, अर्थ पे तो डिपेंड करेगा। करेगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, पढ़िए। एस जी इक्वल टू G is equals to gm upon r square, where the m is the mass of the earth. So वो m तो कैंसिल हो जाता है। हाँ, इसलिए हाँ, Thus the acceleration due to gravity is independent of the mass of the body. है ना। इंडिपेंडेंट मतलब इससे स्वतंत्र है, हाँ। और डिपेंडेंट है किस पर, मास ऑफ द Mass अर्थ of पर। earth पे। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पढ़िए। एक्सलेशन ये तो हो गया। द फॉर्मूला माइनस gm upon gmm जी कैपिटल एम स्मॉल एम, मतलब एम मतलब मास ऑफ अर्थ, स्मॉल एम मतलब मास ऑफ द बॉडी। हाँ, 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1। minus 1 upon R1 is more or less accurate than the formula mg R2 minus R1. For the difference of potential energy, give 2 points R2 and R1 distance away from the center of the earth. देखिए जी, कह रहा है कि ये जो फॉर्मूला है ये कैसा है, ये मोर एक्यूरेट है या लेस एक्यूरेट है, समझ गए। Yes sir. ये मोर एक्यूरेट फॉर्मूला है। क्या है ये, More accurate. मोर एक्यूरेट फॉर्मूला है, ठीक ना। इट इज द मोर एक्यूरेट फॉर्मूला formula then the formula mg r2 minus r1 for difference of potential energy between 2 points r2 and r1 distance away from the center of the earth। बेटा ये किसका फॉर्मूला पता, दिस इज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। लिखो फॉर्मूला, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का एक्यूरेट फॉर्मूला ये है बेटा। डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का एक्यूरेट फॉर्मूला है, क्या होता है, Minus gm. इसको एक्चुअली ये होता है GMM हुआ करता है, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 ये हुआ करता है। तो इन लोग R2 minus 1. नहीं, वो कॉमन ले लोगे माइनस, तो 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1 हो जाएगा। तो ये होता है फॉर्मूला। कॉमन ले लो आप माइनस साइन, तो माइनस साइन कॉमन ले लोगे तो GMM तो बाहर बैठेगा ही, तो लियो माइनस GMM आ गया, और यहाँ बन जाएगा 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1। समझ में आ गया ना, है ना। ये ज़्यादा एक्यूरेट है देन द फॉर्मूला दिस, है ना, बिकॉज जी की वैल्यू जो होती है वो वेरी करती है। इस फॉर्मूले में ये गलत है, बिकॉज जी की वैल्यू जो होती है प्लेस टू प्लेस वेरी हुआ करती है, बिकॉज द वैल्यू ऑफ जी वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब इसमें खुद वेरिएशन बैठा हुआ है जी, मतलब आर इधर भी बदलने वाला टर्म और इधर भी बदलने वाला टर्म। तो ये सही फॉर्मूला थोड़ा ना हुआ, क्योंकि ये जी आर के साथ खुद बदल रहा है। बट इसमें देखो ये कांस्टेंट, बोलो हाँ, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, जो बदलने वाली क्वांटिटी वो एक साथ निपट रही है। अब इसमें बदलने वाली दो क्वांटिटी हैं, एक ये और एक ये, समझ में आया ना। तो मस्त फार्मूला जो हुआ कौन सा हुआ, ये हुआ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, है ना, दैट इज इक्वल टू GMM 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। क्लियर हुआ, एनी प्रॉब्लम। एक बार और बता दो सर। देखिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, अभी इसको याद कर लीजिए, क्योंकि अभी इसका डेरिवेशन जब आएगा ना तब मैं चेंज निकलवा दूंगा, समझ गए ना। ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है GMM 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, समझ गए। एक्चुअली होता क्या है इसमें, देखो फंडा ये है, मान लीजिए आपके पास अर्थ है, अर्थ की पोजीशन से दो, ये अर्थ का सेंटर है, यहाँ से पोजीशन से एक R1 डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, और एक R2 डिस्टेंस पर ये ऑब्जेक्ट है, दूसरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। एक R1 डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है और एक R2 डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है। क्लियर, सेम ऑब्जेक्ट है, मास M और मास M, ठीक ना। और अर्थ का मास कितना है, कैपिटल M। तो मैं आपको बता दूं बेटा कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, जितना आप अर्थ के बाहर जाओगे पोटेंशियल एनर्जी उतनी इंक्रीज होती है, जितना आप दूर जाओगे, बिल्कुल ठीक इलेक्ट्रॉन के जैसे, जितना बाहर जाता है पोटेंशियल एनर्जी उतनी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी U1 है और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, U2, समझ गए ना। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी U1 है और यहाँ पर कितनी है, U2। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला देख लो, U इक्वल टू माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर R, समझ गए। तो इसकी कितनी हो गई बेटा, इसकी हो गई माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन डिस्टेंस कितनी है, R1, बोलो यस। इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है बेटा, माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन कितना, R2, समझ में आया ना। यहाँ पर ज़्यादा है, अब अपन को निकालना है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू U2 माइनस कितना भाई, U1, बोलो यस। तो U2 की वैल्यू पुट कर दो, तो U2 इक्वल टू माइनस जी M कैपिटल M अपॉन R2 माइनस U1 की वैल्यू क्या है, ये है एनर्जी की, माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन कितना, R1, बोलो यस और नो। ये देखो ये माइनस और ये माइनस लड़ गए, क्या हो गया, प्लस,
तो ये हो गया जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन R1 माइनस जी इधर तो कैपिटल minus आएगा एम ना सर? स्मॉल एम अपॉन R2। बेटा ले तो गया, ये प्लस कर दिया है, पीछे ले गया इसको। अच्छा, ये आगे वाले को भी प्लस कर दिया, माइनस माइनस प्लस, और वो कहाँ प्लस कर, इसको प्लस किया बस बेटा, इसको बस प्लस किया हूँ और आगे ले आया हूँ प्लस करके। नहीं, इस साइड था ना तो माइनस। कहाँ इधर था, इक्वल थोड़ा ना था कोई, ये माइनस। तो ये इधर चला तो गया ये, अच्छा ठीक है। उसी साइड में तो है, एक ही साइड में तो है। हाँ, और बेटा जी एम कैपिटल एम कॉमन ले लिया तो क्या आ गया, 1/R1 माइनस 1/R2। R2। यही तो था फॉर्मूला जो मैंने लिखवाया आपको, समझ में आया ना। जी एम एम 1/R1 माइनस 1/R2, ठीक है ना। जी एम एम 1/R1 माइनस 1/R2 बिल्कुल सही है। जी एम एम आपने फॉर्मूला गलत लिखा है बेटा कॉपी में, अगर आप माइनस जी एम एम लिख रहे हो तो यहाँ 1/R2 माइनस 1/R1 करो, ठीक है ना। हाँ, तो माइनस ही वाला लिखेंगे सर। तो माइनस लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा याद कर लो माइनस जी एम एम। वैसे वो उधर कॉमन लेने में बिगड़ जाएगा सर, वो उधर आपने अपना जो- अपना, मुझे तो ये अच्छा लगता है, मुझे तो ये ठीक लगता है। हमें सर आप माइनस साइन, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आपको याद रखना हो। माइनस साइन कॉमन ले लोगे तो बाहर आ जाएगा, R2 प्लस में चला जाएगा, R1 माइनस में चला जाएगा, बात तो एक ही है ना। अरे भाई फंडा सिंपल है यार, A माइनस बी है, हाँ माइनस कॉमन ले लोगे तो B माइनस ए बन जाएगा, हाँ। वही तो बना हुआ है और कुछ नहीं है। चलो डन। चलिए तो ये हो गया एनर्जी का, ठीक है ना। चलिए बाकी नेक्स्ट करते हैं कल, ठीक है। यस सर।